एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबकी नीट की तैयारी भी चल रही है जबरदस्त। तो आज हम फटाफट से रिवाइज करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस लेसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जहां से कई बार आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कई बार इसकी थ्योरी के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फटाफट से करेंगे इस टॉपिक को रिवाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? Phenomenon of emission of electrons from a metal by incident electromagnetic radiation। तो इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम नाम को देखते हैं। नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये आप समझ लीजिए आया है इलेक्ट्रॉन से। तो जब लाइट के गिरने से किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब कभी भी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, क्यों एमिट होंगे? क्योंकि उस मेटल पे कोई लाइट गिर रहा है। करेक्ट? सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये होता कैसे है? जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमने बनाया है, ये एक मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने ऐसे नेगेटिव साइन से डिनोट किया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर। अब जब कोई लाइट जो है इस मेटल पे फॉल करती है, जैसे यहाँ पे ये जो रेड एरोज हैं, ये लाइट, इंसिडेंट लाइट को डिनोट कर रही है। तो जब लाइट के गिरने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, ये एमिट होते हैं, मतलब ये निकलने लगते हैं, तो हम इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम कहते, कई बार हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मेटल पे कोई सा भी लाइट गिरा तो तुरंत से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? अब हर एक मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। तो अब आप पूछेंगे कि ये वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन एक ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकलेगा। मतलब कि मिनिमम एनर्जी, जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, मतलब मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे चिपका हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में चिपके हुए हैं। अब अगर आपको इनको सेपरेट करना हो तो क्या करना होगा? आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा और तब जाके सेपरेट करना होगा, राइट। अगर वो बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हल्का सा चिपका हुआ है तो हल्का सा फोर्स लगाने पे निकल जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से अलग अलग मेटल्स में आपको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से निकालने के लिए अलग अलग मेटल में अलग अलग एनर्जी डालनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मेटल में अलग अलग तरीके से बंधा हुआ है। कहीं पे तो बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए, कहीं पे तो बहुत लूजली बंधा हुआ है तो हल्का सा एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। तो हर एक मेटल में जो मिनिमम एनर्जी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती है वो अलग होती है, और उस वैल्यू को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को जनरली हम डिनोट करते हैं फाई से, और उसको हम डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस। जितना मिनिमम एनर्जी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है। अब हमें यह जानना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है एग्जैक्टली। तो अब मान लेते हैं कि ये जो लाइट ये मेटल पे पड़ रही है, इस लाइट की कुछ तो एनर्जी होगी, राइट। क्योंकि जो लाइट है उसकी कुछ वेवलेंथ है या कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो उस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टरिस्टिक से लाइट की कोई एनर्जी भी होगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि लाइट की एनर्जी ई है, ठीक है। तो अब अगर लाइट की एनर्जी ई है और ये जो मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन फाई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कब देखेंगे? जब ई जो है, जो एनर्जी है रेडिएशन का, ये फाई से ज्यादा हो,
जब एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, राइट। मतलब वर्क फंक्शन तो वो मिनिमम वैल्यू है एनर्जी की जिसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो जब लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख पाएंगे। अब इसमें भी एक क्लॉज है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एनर्जी E जो है वो 5 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही निकलना है, वो भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट की जो एनर्जी E है, ये एनर्जी E बहुत तरीके से यूज हो सकती है अंदर। एक ऑप्शन ये है कि पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो कोलिजन में यूज हो जाए, क्योंकि कोलिजन क्या है, इस मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? करेक्ट। तो अब जब ये लाइट ऑफ एनर्जी E इस मेटल पे फॉल की तो यही एनर्जी कोलिजन में यूज हो सकता है अंदर, राइट। तो अब एक ऑप्शन ये है कि जो ये पूरा का पूरा एनर्जी E है पूरा का पूरा कोलिजन में ही यूज हो गया, तो इन दैट केस कुछ और एनर्जी तो बचा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए भी कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी इलेक्ट्रॉन शायद मूव करे, राइट। तो अगर पूरा का पूरा एनर्जी अंदर कोलिजन में यूज हो गया तो उस केस में इवन दो E जो है वो 5 से ज्यादा है बट स्टिल इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते हैं, स्टिल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या हो सकता है कि इस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो कोलिजन में यूज हो गया, थोड़ा सा पार्ट कोलिजन में यूज हो गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है उससे जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास हैं, मतलब मेटल के जो सरफेस के नजदीक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से बचे हुए एनर्जी से उस तरह के इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। क्योंकि एक बात ये भी है ना, जो इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर है मेटल के उसको एमिट कराने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बिल्कुल सरफेस के नजदीक है ना। तो अगर ये जो एनर्जी E है इंसिडेंट लाइट का, इस एनर्जी E का अगर कुछ पार्ट कोलिजन में यूज हुआ अंदर और थोड़ा बहुत एनर्जी बच गया, तो उस थोड़े बहुत एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के पास हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं इस केस में भी। और एक तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो एनर्जी E है इसको इलेक्ट्रॉन ने बहुत ही इकोनॉमिकली यूज किया है। मतलब ये कुछ वैसी बात हो गई कि अगर आपको महीने का 100 रुपया मिला पॉकेट मनी, बट उस 100 रुपये को आपने बहुत ही समझदारी से यूज किया, बिल्कुल भी फालतू खर्च नहीं किए, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा 100 रुपये करीब करीब आपके पास रह जाएगा, जिसको फिर आप बाद में कभी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी अगर ये जो एनर्जी E है इसको कोलिजन वगैरह में इलेक्ट्रॉन यूज ना करे और इसको बहुत ही इकोनॉमिकली यूज करे, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो आएगा ही, ऑब्वियसली एमिट तो होगा ही, क्योंकि अब तो उनके पास बहुत सारा एनर्जी है। साथ ही साथ ये जो एमिट हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे भी और निकलने के बाद भी उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब निकलने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है 3 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें होता क्या है, एक लाइट फॉल करती है मेटल पे, वो लाइट किसी एनर्जी E की होती है, अगर वो एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से अधिक है तभी ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की संभावना है। अगर तो उसका एनर्जी E मेटल के वर्क फंक्शन से कम है तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अब जब E 5 से ग्रेटर है उस केस में भी 3 सिनेरियोज है। एक ये है कि पूरा का पूरा एनर्जी कोलिजन में यूज हो गया अंदर, उस केस में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो है कि कुछ एनर्जी कोलिजन में यूज हुआ और कुछ बचा हुआ एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के पास थे वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। और एक तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को इतनी वाइजली यूज किया कि इलेक्ट्रॉन्स निकले तो हैं ही, निकलने के बाद भी उन इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो हमने पूरा डिस्कस किया इससे हमको पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है?
उनका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा, जितने एनर्जी की लाइट इस मेटल पे फॉल की थी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, क्योंकि जो भी एक्सेस एनर्जी था, राइट, क्योंकि मान लो यहाँ पे एनर्जी जितको इतना जूल्स एनर्जी था, तो पहले तो वो एनर्जी को हमारे वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए, राइट। तो मतलब अगर वर्क फंक्शन 10 है और अगर जो लाइट फॉल करी है उसकी एनर्जी 15 है, तो 15 में से 10 तो इसके वर्क फंक्शन को मीट करने के लिए ही लग गया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 5। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 ही हो सकती है। और ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि मिनिमम, अब जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंस है 5 वो पूरा का पूरा 5 काइनेटिक एनर्जी हो सकता है उसमें से 2 जूल जो है वो कोलिजन में यूज हो गया हो सकता है पूरा का पूरा 5 जूल ही यूज हो गया हो, राइट। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है कि भाई एनर्जी बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, E-5, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसका है, ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, जिसको हम लिख सकते हैं h-5, ठीक है। और अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं hc/λ-5। और ये जो इक्वेशन हमें मिलता है, इस इक्वेशन को अक्सर ही हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। स्पेशली जब हम आपके नीट की बात कर रहे हैं, तो नीट में बहुत सा जो भी अधिकतर क्वेश्चंस जो इस लेसन से आते हैं वो हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, इन दोनों में से ही किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसा कि हमने अभी देखा कि एक मिनिमम एनर्जी की वैल्यू रीच होने पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो हमने क्या देखा, जैसे ये लाइट है जो फॉल कर रही है विद एनर्जी E, तो जब एनर्जी E जो है वो वर्क फंक्शन से अधिक होगी तभी ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये जो लाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी अधिक होगी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम जनरली डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे अगर फ्रीक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब जो लाइट फॉल कर रही है उसकी एनर्जी कितनी है, h-0। इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जस्ट निकले, इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट एमिट होने के लिए भी ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू phi/h। यहाँ पे ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, phi वर्क फंक्शन है मेटल का और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसी फ्रीक्वेंसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और उसको हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट जो होता है वो होता है c/μ0, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू नॉट इज इक्वल टू phi/h और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c/λ0। और लैम्डा नॉट को भी हम एक ही बात है, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं c/μ0 यानी कि ch/phi। तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म है फोटो करंट। अच्छा, जैसा कि हम बता रहे हैं कि जब भी एनर्जी E जो है वो phi से अधिक होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करंट। तो यहाँ पे ये जो करंट है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से हो रहा है उसको हम कहते हैं फोटो करंट। तो अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में एमिट हो रहे हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो लाइट के फॉल करने की वजह से एमिट होते हैं, इसलिए वो उनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो करंट होता है उसको हम कहते हैं फोटो करंट।
अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये जो फोटो करंट की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया जिसमें एक हमारा कैथोड था, एक एनोड था, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स रहती है नॉर्मली, ठीक है। और ऐसा देखा गया कि जब जैसे ही लाइट फॉल करती है कैथोड पे, तो लेट्स से कि लाइट जो है वो कैथोड पे फॉल करती है, तो तुरंत क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लग जाते हैं किधर, एनोड की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो वो एनोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बनता है करंट। तो बेसिकली लाइट कैथोड पे फॉल करने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गया है। और अब कितना करंट फ्लो कर रहा है ये डिपेंड करता है एनोड का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब कैथोड और एनोड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें और हम अगर वाई एक्सिस में करंट को लें और एक्स एक्सिस में पोटेंशियल को लें, तो जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा है, जैसे मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है करंट भी बढ़ता है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इवन तो पोटेंशियल बढ़ता है बट करंट जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब बेसिकली जो चेंज है, जो वेरिएशन है, पोटेंशियल बढ़ रहा है एनोड का विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, करंट भी बढ़ रहा है, ग्रेजुअली एक पॉइंट आ जाता है जिसके बाद करंट और फर्दर नहीं बढ़ता है, तो हम कहते हैं ये सैचुरेशन करंट है। उसी तरह अगर हम इस ग्राफ पे गौर करें तो एक पोटेंशियल की एक नेगेटिव वैल्यू ऐसी है, क्योंकि ये तो ओरिजिन है तो इधर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इधर की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल की एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू 0 है। तो नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच करंट इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों, क्योंकि करंट अगर 0 है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया है, राइट। तो इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये एक नेगेटिव पोटेंशियल है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू और करंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये हो गया फोटो करंट। तो यहाँ पे एक चीज और देख लें कि जो फोटो करंट है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कितना फोटो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ये तो फोटो करंट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की। जैसा हमने अभी बताया कि ये जो पॉइंट है नेगेटिव पोटेंशियल का जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू 0 है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कस किया था उससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी लिंक कर सकते हैं। तो अगर इस पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट जो है वो 0 है तो इस पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल दैट इज E इनटू V नॉट। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके बराबर है, ये एनर्जी K मैक्स के बराबर है, राइट। तभी तो मतलब जब दोनों ही एनर्जी इक्वलाइज कर जाते हैं तभी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर फ्लो नहीं करते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि E V नॉट जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमने देखा है कि K मैक्स इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस फाइव। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा e माइनस फाइव बाई e। तो ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन। तो अब जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से, अब हम कुछ फटाफट जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि देयर एग्जिस्ट्स अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मटेरियल बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। हर एक मटेरियल का एक वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग जो लाइट फॉल करेगी उस मटेरियल पे, उस लाइट की एक
मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब कि ये जो अभी हम फोटो करंट की बात कर रहे थे, राइट, जो कि पोटेंशियल से के साथ वैरी करता है कुछ यूं, करेक्ट। तो अगर ये हमारा करंट है इस तरफ और इस तरफ अगर हमारा पोटेंशियल है, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है ऐसे ऐसे करंट बढ़ता है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो सैचुरेशन करंट है वो फिक्स हो जाता है, राइट। तो इस तरह से वैरी करता है फोटो करंट। लेकिन फोटो करंट जो है वो लाइट के इंटेंसिटी के साथ चेंज होता है। जैसे अगर हम 3 लाइट लें, मतलब 3 डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट लें, तो हम ऐसा देखेंगे कि वो 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के लिए जो फोटो करंट होगा उसके 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, ऐसे ऐसे फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो जैसे कि ये जो I1 फोटो करंट है, इस केस में लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम है, और I3 वाले फोटो करंट के केस में लाइट की इंटेंसिटी सबसे अधिक है। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो ज्यादा है। तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो ज्यादा फोटो करंट है। हालांकि द सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट ये जो दोनों ही चीजें हैं, चाहे हम फोटो करंट की बात करें या सैचुरेशन करंट की बात करें, ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के। ये सिर्फ डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे, लाइट कितना स्ट्रांगली फॉल कर रहा है, राइट। लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है उससे फोटो करंट का या सैचुरेशन करंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसी वजह से सैचुरेशन करंट या फोटो करंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो वाली वैल्यू है जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो है 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसका किस चीज से मतलब है? क्योंकि अगर हम इक्वेशन देखें मैथमेटिकली तो ये V0 हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जो कि K मैक्स के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस फाइव या फिर h न्यू माइनस फाइव। तो अगर इस पूरे रिलेशन को हम देखें तो हम देखते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये फ्रीक्वेंसी के साथ भले चेंज होता है, भले क्या फ्रीक्वेंसी के साथ तो ये चेंज होता है, बट इसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे मैं बोलूंगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है कि जो करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का फीडबैक या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो सच में बहुत पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।